परछाई एपिसोड 135। अब आगे। रात के 8 बजे थे। आज अमावस्या की रात थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और विशिंग वेल के आसपास इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं था। तभी वहां कार की हेडलाइट्स की रोशनी आने लगती है। कुछ ही देर में वहां तेजी से आती हुई 2 कार रुकती है। उनमें से एक कार से युवराज, सुहानी, निशा और विवेक बाहर निकलते हैं और दूसरी कार से अर्नव और समायरा। बाहर निकलकर वो सभी विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो विशिंग वेल की तरफ कुछ कदम बढ़ाते हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, वहीं रुक जाओ। वो आवाज सुनकर सभी समझ जाते हैं कि वो आवाज और किसी की नहीं, बल्कि भैरवनाथ की ही है। वो सभी उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। भैरवनाथ उस कुएं के सामने आते हुए कहता है, तुम लोगों को उस औरत के बिना यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। भैरवनाथ अभी पद्मिनी की बात कर रहा था। भैरवनाथ की बात सुनकर समायरा कहती है, तेरी डींग हाँकने की आदत अभी तक नहीं गई। चल अच्छा है, तेरी ये आदत भी तेरे साथ ही जाएगी। समायरा की बात सुनकर निशा अपना मुंह बनाते हुए धीरे से विवेक से कहती है, ये डींग हाँकने का क्या मतलब होता है। विवेक निशा को घूरते हुए कहता है, इस सीरियस सिचुएशन में तुम्हें हिंदी की ट्यूशन लेनी है। विवेक के ऐसा कहने पर निशा कुछ कदम चलकर सुहानी के पास जाती है और उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहती है, सुहानी, डींग हाँकना मतलब। ये सुनकर सुहानी भी निशा को अजीब सी नजरों से देखने लगती है। तभी युवराज भैरवनाथ को देखते हुए कहता है, खुद की तारीफ करना। अब सुहानी हैरानी से युवराज को देखने लगती है। निशा युवराज से जवाब पाकर खुश हो जाती है और फिर से विवेक के पास जाकर धीरे से कहती है, मुझे पता चल गया डींग हाँकने का मतलब। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। निशा की ऐसी बातें सुनकर विवेक अपना सर पकड़ लेता है। इधर समायरा और भैरवनाथ की बातें चल रही थी। समायरा ने जानबूझकर भैरवनाथ को अपनी बातों में उलझा कर रखा था। वो इस वक्त दृष्टा का इंतजार कर रही थी। भैरवनाथ युवराज और समायरा को वहां एक साथ देखकर घबरा रहा था, लेकिन ये बात वो उनके सामने जाहिर नहीं कर रहा था। भैरवनाथ अकेले उन दोनों से भिड़ना नहीं चाहता था। वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। भैरवनाथ के ऐसा कहते ही वहां एक भयानक आवाज गूंजने लगती है, तो क्या ये है मेरा शिकार। ये आवाज सुनकर समायरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन युवराज के अलावा वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर घबराहट दिखने लगती है। वहां खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि यह आवाज दृष्टा की है और अब दृष्टा वहां आ चुकी है। भैरवनाथ हैरानी से उस आवाज की तरफ देखने लगता है। कुछ ही देर में दृष्टा कार की जलती हुई हेडलाइट के सामने आ जाती है। दृष्टा को देखकर भैरवनाथ के हाथ पैर फूल जाते हैं। इतना भयानक इंसान उसने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। अभी तक तो उसे युवराज और समायरा का डर था, लेकिन अब उसके सामने ऐसा खतरा आ गया था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। निशा और विवेक ने भी आज दृष्टा को पहली बार देखा था। उन्होंने अपने सपने में भी दृष्टा को इतना भयानक इमेजिन नहीं किया था। निशा डर से विवेक का हाथ कसकर पकड़ लेती है। दृष्टा भैरवनाथ की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुझे मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। दृष्टा की बात सुनकर भैरवनाथ होश में आ जाता है और उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबराने लगता है। भैरवनाथ खुद को बचाने के लिए दृष्टा पर एक मंत्र पढ़ता है। उसका मंत्र पूरा होते ही एक तेज रोशनी दृष्टा की तरफ बढ़ती है, लेकिन उस रोशनी के पास आते ही दृष्टा उसे खत्म कर देती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि अब भैरवनाथ और दृष्टा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। युवराज अर्नव और विवेक के पास जाता है और उनकी तरफ वो कतार बढ़ाते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहते हुए युवराज अर्नव और विवेक को कुछ समझाने लगता है और दोनों युवराज की बात को बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। युवराज अपनी बात पूरी करके उस विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाता है। युवराज को वहां से जाते देख निशा विवेक के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। निशा और विवेक दोनों को ही इस वक्त खुद से ज्यादा एक दूसरे की फिक्र हो रही थी। कुछ देर बाद निशा विवेक से अलग होते हुए कहती है, अपना ध्यान रखना। विवेक भी निशा के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम भी। और प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और सुहानी युवराज सर और समायरा को छोड़कर कहीं मत जाना। विवेक के ऐसा कहने पर निशा हाँ में अपना सर हिला देती है। अर्नव विवेक के पास खड़ा ये सब देख रहा था। तभी समायरा अर्नव के पास आकर कहती है, संभाल कर, भैरवनाथ बहुत खतरनाक है, अपना और विवेक का ध्यान रखना। समायरा की बात सुनकर अर्नव भी उससे कहता है, तुम भी संभल कर रहना और जल्दी सेफली वापस आना। समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है।
निशा भी समायरा से साथ विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाती है। युवराज विशिंग वेल के पास ही खड़ा था। समायरा के उसके पास आने पर युवराज कहता है, तुम तैयार हो? समायरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ। ये सुनकर युवराज निशा और सुहानी की तरफ देखता है और उन्हें थोड़ा पीछे हटने का इशारा करता है। वो जानता था कि विशिंग वेल को हाथ लगाते ही मृदुला वहां आ जाएगी। इससे पहले युवराज ने विशिंग वेल को कभी छुआ नहीं था। वो एक नज़र समायरा को देखता है और फिर उस कुएं की रेलिंग पर अपना हाथ रख देता है। विशिंग वेल को छूते ही युवराज की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे कुछ भयानक दृश्य दिखने लगते हैं। उन दृश्यों को देखकर युवराज का चेहरे पर बेचैनी के भाव आने लगते हैं। समायरा ये बात नोटिस कर लेती है, लेकिन फिर भी वो युवराज का हाथ विशिंग वेल से नहीं हटाती है। कुछ ही पलों में युवराज पसीने से भीग जाता है और फिर वो अपनी आंखें खोलकर कुछ कदम पीछे आ जाता है। युवराज अब भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने क्या देखा, लेकिन जो भी उसने देखा था वो बहुत भयानक था। युवराज खुद को संभालता है और विशिंग वेल की तरफ देखने लगता है। धीरे धीरे उस कुएं के अंदर से वो साया बाहर आने लगता है। उसके बाहर आते ही युवराज और समायरा अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। युवराज के वहां होने की वजह से आज किसी को भी उस साए से डर नहीं लग रहा था, सिवाय अर्नव के। आज अर्नव ने पहली बार उस साए को देखा था और उसे देखकर अर्नव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे फिर से समायरा की चिंता होने लगी थी। वो साया कुएं से बाहर निकलकर युवराज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी युवराज की आंखें लाल हो जाती है और वो अपनी लाल आंखों से उस साए को घूरने लगता है। उस साए से एक औरत की आवाज आती है, युवराज, आज तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। ये कहते हुए वो साया अपनी जगह पर रुक जाता है। युवराज ने अपनी शक्तियों से उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब वो साया आगे नहीं बढ़ पाता तो फिर से उससे एक चीखती हुई आवाज आती है, युवराज, छोड़ो मुझे। युवराज उस साए के किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो उस साए को देखते हुए समायरा से कहता है, अब तुम्हारी बारी। युवराज की बात सुनकर समायरा उस साए को देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ ही देर में अपना मंत्र पूरा करने के बाद समायरा कहती है, अब ये कुछ देर तक अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। समायरा के ऐसा कहने पर उस साए से एक औरत के चीखने को आवाजें आने लगती है, लेकिन इस वक्त सबका ध्यान उस आवाज पर न होकर उस काम पर था जो वो आज करने वाले थे। उस साए के कैद होने के बाद युवराज, सुहानी और समायरा अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद वो तांत्रिक वहां क्यों नहीं आई। सभी को सबसे ज्यादा उस तांत्रिक की ही चिंता थी। उस तांत्रिक को वहां न पाकर युवराज बिना देरी किए उस कुएं की घिरनी पर एक बहुत लंबी सीढ़ी फंसा देता है। युवराज के ऐसा करने पर समायरा, निशा और सुहानी उस कुएं के पास आ जाते हैं। युवराज उन तीनों को देखते हुए कहता है, पहले मैं अंदर जाऊंगा, फिर सुहानी, फिर निशा और लास्ट में समायरा। राइट। युवराज की बात सुनकर सभी हाँ में अपना सर हिला देते हैं। युवराज आगे कहता है, सबका ब्लूटूथ ऑन है। सभी फिर से एक साथ हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर युवराज उस कुएं में लगी सीढ़ी पर आ जाता है। युवराज जैसे ही नीचे जाने वाला होता है, सुहानी कहती है, युवराज सर। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज उसकी तरफ देखता है। सुहानी फिक्र भारी आवाज में कहती है, ध्यान से। युवराज हाँ में अपना सर हिलाता है और कुएं के अंदर चला जाता है। वो कुआं एक नॉर्मल कुएं से कहीं ज्यादा गहरा था, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। युवराज एक पल में ही नीचे आ जाता है। नीचे आकर युवराज को एहसास होता है कि उसे अपना काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा, वरना ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। नीचे आते ही युवराज सुहानी से कहता है, सुहानी कम। युवराज के कहने पर सुहानी, उसके बाद निशा और समायरा भी उस सीढ़ी से नीचे जाने लगते हैं। सुहानी और निशा काफी देर तक सीढ़ी से उतर रहे थे, लेकिन वो युवराज तक नहीं पहुंच रहे थे। वो दोनों अब थकने लगे थे। निशा थकान से हौंफते हुए सुहानी से कहती है, यार ये सीढ़ी तो खत्म ही नहीं हो रही है, युवराज सर इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंच गए। सुहानी भी हौंफते हुए कहती है, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। निशा शिकायत भरे अंदाज में कहती है, यार ये सुपर ह्यूमंस के साथ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। अब समझ आया कि स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड उससे झगड़ा क्यों करती थी। आज तक मैं उस बेचारी को गलत समझते आ रही थी, उसका दर्द मुझे आज समझ आ रहा है। सुहानी निशा से सहमत होते हुए कहती है, मैं भी। ये कहते ही सुहानी को अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। ऐसे होने पर सुहानी की जोर से चीखने लगती है। सुहानी की चीख सुनकर निशा भी चीखने लगती है।
उन दोनों की चीखती हुई आवाज सुनकर समायरा भी हड़बड़ाकर कहती है, क्या हुआ? सुहानी के जवाब देने से पहले ही युवराज की आवाज आती है, डरो मत, इट्स मी। युवराज की आवाज सुनकर सभी शांत होते हैं। वो तीनों भी अब नीचे आ चुके थे। युवराज बारी बारी से सभी को नीचे उतारता है। नीचे बिल्कुल अंधेरा था और युवराज के अलावा वहां किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निशा, सुहानी और समायरा अपने अपने फोन के लाइट्स ऑन कर देते हैं। लाइट्स ऑन करने के बाद वो अपने आसपास देखकर हैरान रह जाते हैं। कुएं के खत्म होते ही अंदर एक बड़ा सा गुफा था, जिसके अंदर छोटी छोटी और भी गुफाएं थीं। बाहर से देखकर कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कुएं के अंदर इतना बड़ा स्पेस हो सकता है। सभी लोग उस जगह को बड़े ध्यान और हैरानी के साथ देखने लगते हैं। तभी उन्हें ब्लूटूथ पे विवेक की आवाज सुनाई देती है, क्या आप सब नीचे पहुंच गए? युवराज कहता है, हाँ। वहां क्या सिचुएशन है? विवेक कहता है, कुछ कह नहीं सकते। मृदुला अपनी जगह फंसी हुई है और यहाँ भैरवनाथ और दृष्टा की टफ फाइट चल रही है। दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा। विवेक की बात पूरी होते ही युवराज सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें उन अस्थियों के आसपास होने का एहसास हो रहा है? सुहानी को उस कुएं के अंदर आते ही यह एहसास होना शुरू हो गया था कि वो उन अस्थियों की तरफ ही बढ़ रही है। सुहानी युवराज से कहती है, हाँ, वो अस्थियां यहीं कहीं है। युवराज सुहानी का हाथ थामते हुए कहता है, ठीक है, चलो। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी उस दिशा में बढ़ने लगती है जिधर उसे अस्थियों के होने का एहसास हो रहा था। इधर अर्नव और विवेक कुएं के बाहर खड़े थे। वो खंजर विवेक के हाथ में था। वो एक बार दृष्टा और भैरवनाथ को लड़ते हुए देखते तो एक बार उस साय को जिसे युवराज और समायरा ने कैद कर रखा था। अब भैरवनाथ और दृष्टा एक दूसरे से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो चुके थे। दृष्टा को अपनी चोट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक हैवान की तरह भैरवनाथ पर अटैक किए जा रही थी, लेकिन भैरवनाथ अब बुरी तरह से थक चुका था। वो अब दृष्टा का सामना ही नहीं कर पा रहा था। दृष्टा अच्छे से जानती थी कि भैरवनाथ के पास उससे कहीं ज्यादा सिद्धियां हैं और वो अपने एक मंत्र से ही दृष्टा की हालत खराब कर सकता है। इसीलिए दृष्टा भैरवनाथ को उसका मंत्र पढ़ने ही नहीं दे रही थी। जैसे ही भैरवनाथ मंत्र पढ़ने के लिए आंखें बंद करता, दृष्टा उससे पहले ही भैरवनाथ पर वार कर देती। उनकी लड़ाई सांप और बिल्ली की तरह थी। जैसे एक बिल्ली लड़ते हुए सांप को खुद को डंसने नहीं देती, बिल्कुल वैसे ही दृष्टा भैरवनाथ के साथ कर रही थी। ये सब देखकर अर्नव और विवेक को भी यही लग रहा था कि अब उनका काम बहुत आसान हो चुका है। युवराज चाहता था कि उन सब के बाहर आते तक दृष्टा किसी भी तरह से भैरवनाथ को संभाल ले, जिससे विवेक और अर्नव को उससे उलझने की जरूरत ही ना पड़े। विवेक के लिए अब ये सब नया नहीं था, लेकिन अर्नव के साथ ऐसा नहीं था। वो ये सब देखकर बहुत हैरान था। उससे भी ज्यादा हैरान अर्नव विवेक को देखकर हो रहा था, जिसकी आंखों में उसे मौत का डर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अर्नव विवेक से कहता है, क्या तुम्हें इन सब से डर नहीं लगता? विवेक एक हल्की हंसी के साथ कहता है, पहले लगता था, लेकिन अब नहीं। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, अब क्यों नहीं? विवेक सरलता से कहता है, अब इसकी आदत हो चुकी है। विवेक का जवाब सुनकर अर्नव कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आदत हो चुकी है मतलब? अर्नव का सवाल सुनकर विवेक उसे बताता है कि कैसे उन सब ने मिलकर कई बार इन सब का सामना किया है और उन अस्थियों को नष्ट किया है। सारी बातें सुनकर अर्नव विवेक से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो विवेक से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वहां दृष्टा की चीखने भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज सुनकर अर्नव और विवेक दृष्टा की तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि दृष्टा बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़ी थी और भैरवनाथ उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फाइनली भैरवनाथ दृष्टा पर एक खतरनाक मंत्र पढ़ने में कामयाब हो चुका था। दृष्टा को देखने के बाद भैरवनाथ एक डेविल स्माइल के साथ अर्नव और विवेक को देखने लगता है। ये देखकर अर्नव और विवेक एक साथ परेशान होकर कहते हैं, ओह नो। इधर सुहानी के साथ चलते हुए युवराज, समायरा और निशा दो गुफाओं के पास पहुंच जाते हैं। उस गुफा के पास पहुंचने पर सुहानी के साथ साथ समायरा के चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। सुहानी के चेहरे पर उसी बेचैनी को देखकर युवराज समझ जाता है कि वो अब उस आखिरी कलश तक पहुंच गए हैं। सुहानी उन दो गुफाओं में से एक गुफा की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, युवराज सर, वो अस्थियां यहाँ है। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उस गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। निशा भी उन दोनों के साथ जाने लगती है। तभी समायरा अपनी जगह पर खड़े हुए कहती है, रुको। समायरा की आवाज सुनकर सब अपनी जगह पर रुक जाते हैं और समायरा को देखने लगते हैं। सुहानी समायरा से कहती है, समायरा,
अस्थियां इस गुफा में है। समायरा सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं देती और एकटक उस दूसरी गुफा को देखने लगती है। युवराज को अब अंदाजा होने लगता है कि समायरा ने उन लोगों को रुकने लिए क्यों कहा है। अब युवराज के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वो बिना किसी भाव के समायरा को देखते हुए कहता है, समायरा। समायरा अपनी नज़र उस गुफा से हटाकर युवराज पर लाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट करें।